Hello viewers, most welcome on my YouTube channel सेफी एजुकेशन। डियर व्यूअर्स, आज सेल बायोलॉजी का दूसरा लेक्चर है और इससे पहले हमने सेल बायोलॉजी में सेल एंड उसके ऑर्गेनेल को इंडिकेट किया था की पॉइंट्स में कि कौन से ऑर्गेनेल प्लांट सेल में होते हैं एंड कौन से ऑर्गेनेल एनिमल सेल में होते हैं। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डियर व्यूअर्स, टॉपिक है मॉडल्स। तो सबसे पहला मॉडल है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। और भी मॉडल है अबाउट सेल मेम्ब्रेन। पहले मॉडल ये था कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो सैंडविच लाइक की तरह होता है, लेकिन उनमें से जो मोस्ट ऑथेंटिक मॉडल है वो फ्लूइड मोजाइक मॉडल है। सबसे पहले फ्लूइड मोजाइक मॉडल को सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में डिस्कवर किया था, प्रपोज किया था अबाउट सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, प्लाज्मोलिमा कहते हैं, एक्सोलिमा कहते हैं एंड सार्कोलिमा सेल मेम्ब्रेन का ये सारे के सारे नेम्स होते हैं। इस फ्लूइड मोजाइक मॉडल का मतलब होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये कौन सी चीज़ों से मिलकर बनता है, तो इसका मकसद यही होता है। तो सबसे पहले हम इसकी देखते हैं कंपोजिशन, सेल मेम्ब्रेन की क्या कंपोजिशन होती है। तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड एंड प्रोटीन से मिलकर बनता है। तो सबसे पहले बात करते हैं लिपिड की। सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड 20 से 40% मिलता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन द फॉर्म ऑफ फास्फोलिपिड्स बाइलेयर। अकॉर्डिंग टू सिंगर एंड निकोलसन के जो सेल मेम्ब्रेन है ये फास्फोलिपिड बाइलेयर के बनी होती है, जिसमें जो हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक होते हैं। जो हाइड्रोफोबिक हैं ये एक दूसरे के अपोजिट एंड्स होते हैं। ये जो बीच वाला ऐसा है इसे हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक, जो कि वाटर फियरिंग होता है, ये वाटर को रिपेल करता है। एंड उसके एंड में उसके सरफेस पर जो होता है फास्फोलिपिड, वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है, वो वाटर को अट्रैक्ट करता है, वाटर लविंग होता है। ठीक है। कोलेस्ट्रॉल सेल मेम्ब्रेन के अंदर स्मॉल क्वांटिटी में होता है। अब इन दोनों के सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो फंक्शंस है, काम है, ये अलग अलग है। जो लिपिड है ये फ्लूइडिटी पर कंट्रोल करता है एंड कंसिस्टेंसी पर कंट्रोल करता है कि, और जो कोलेस्ट्रॉल है ये स्टेबलाइज पर कंट्रोल करता है, यानी कि लिपिड को फ्रीज होने नहीं देता। ये इन दोनों के फंक्शंस हैं। लिपिड्स मेंटेन फ्लूइडिटी, ये अभी अभी हमने बात की कि लिपिड जो है वो फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर एंड कंसिस्टेंसी ऑफ सेल मेम्ब्रेन पर भी कंट्रोल करता है। आफ्टर देन हम बात करते हैं प्रोटीन्स की। सेल मेम्ब्रेन के अंदर 60 से 80% प्रोटीन फाउंड होता है। ग्लोबुलर प्रोटीन, डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स मिलते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर, जैसे कि ग्लोबुलर प्रोटीन, चैनल प्रोटीन। ठीक है, ये सारे। अब प्रोटीन का क्या फंक्शन होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर? एज अ रिसेप्टर, प्रोटीन रिसेप्टर के तौर पर काम करता है एंड ट्रांसपोर्टर, जैसे हम चैनल प्रोटीन का नाम देते हैं। मटेरियल को बाहर से अंदर ले आती है और अंदर से मटेरियल जो है वो बाहर एक्सपेल्ड आउट हो जाते हैं थ्रू चैनल प्रोटीन। ट्रांसमेम्ब्रेन एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रोटीन होते हैं। ठीक है, ये प्रोटीन के एग्स एंड ये प्रोटीन के इन एंड आउट पर कंट्रोल करते हैं। जो भी मटेरियल बाहर से आने होते हैं या जो भी अंदर से बाहर जाने होते हैं उन पर ये प्रोटीन कंट्रोल करते हैं। सेल मेम्ब्रेन के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड एज अ सेल मेकर, जिसे हम सेल मेकर कहते हैं। इसका भी फंक्शन होता है। अब सेल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन होता है सेल के अंदर, उसे डिस्कस करते हैं। एज ए ट्रांसपोर्टेशन, सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टेशन का रोल करता है। हमें पता है कि सेल मेम्ब्रेन को एक और नाम भी देता है, जैसे हम कहते हैं यूनिवर्सल सेल मेम्ब्रेन। चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो,
दोनों सेल में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। तो उसके अंदर क्या काम होता है, एज अ ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, मतलब मटेरियल को बाहर से अंदर ले आती है और अंदर से बाहर एक्सपेल्ड आउट कर देती है। सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होता है, जिसे हम कहते हैं डिफरेंशियल परमिएबल, या फिर हम इसको कहते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल। अब इसको ये क्यों कहते हैं, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन कुछ ऐसे मटेरियल हैं जिनके लिए ये परमिएबल होता है, उन्हें इजाज़त होती है अंदर आने की, बाहर जाने की। लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिन्हें सेल मेम्ब्रेन इजाज़त नहीं देता, कोई भी परमिट नहीं करता। तो इसलिए हम इसको कहते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल, या फिर डिफरेंशियल परमिएबल, या फिर सेमी परमिएबल। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, नोट इट। रेगुलेशन ऑफ मटेरियल, सेल मेम्ब्रेन का और काम है कि ये मटेरियल को रेगुलेट करता है। इजीली क्रॉस स्मॉल साइज, जितने भी स्मॉल साइज मटेरियल हैं, ये दरअसल न्यूट्रल लिपिड है, न्यूट्रल लिपिड्स हैं, सॉल्युबल प्रोटीन्स हैं, या फिर नॉन पोलर शुगर एंड गैसेस होते हैं, ये इजीली क्रॉस कर जाते हैं सेल मेम्ब्रेन से। ओके, आगे बढ़ते हैं। जितने भी लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन्हें डिफ़िकल्टी होती है सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने में। जैसे कि आयंस की बात करें, ये लार्ज साइज मॉलिक्यूल हैं। पोलर सब्सटेंस की बात करें तो ये लार्ज मॉलिक्यूल साइज रखते हैं, इसलिए इन सब्सटेंस को, मटेरियल को डिफ़िकल्टी होती है सेल मेम्ब्रेन में क्रॉस करने से। ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस की ट्रांसपोर्टेशन होती है थ्रू सेल मेम्ब्रेन। इसमें कुछ प्रोसेस होते हैं, जैसे कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन, ठीक है। तो इन्हें भी हम डिस्कस करते हैं। तो पहले बात करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट की। हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, अगर सब्सटेंस हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूव करके जाते हैं तो इसे हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। along the concentration of gradient, no utilization of energy, इसमें कोई भी एनर्जी कंजप्शन नहीं होता इन पैसिव ट्रांसपोर्ट में। डिफ्यूजन फॉर सॉल्यूट, डिफ्यूजन का जो डेफिनेशन है इसका ये है कि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन सब्सटेंस मूव करते हैं और इसमें भी कोई भी एनर्जी का कंजप्शन नहीं होता, ये भी एमसीक्यूज है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है जिसमें कैरियर प्रोटीन का काम होता है, ये भी एमसीक्यूज के। फैसिलिटेटेड प्रोटीन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कैरियर प्रोटीन का रोल होता है। इसमें क्या होता है कि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन सब्सटेंस मूव करते हैं और इसमें भी कोई एनर्जी का कंजम्पशन नहीं होता। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस वर्ड का मतलब होता है वाटर। इसमें जो वाटर है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन से मूव करेगा और इसमें भी कोई भी एनर्जी में कंजम्पशन नहीं आता। डियर व्यूअर्स, हमारे पास एक और प्रोसेस है जिसे कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इससे एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है जो सब्सटेंस है वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से मूव करके जाते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी और डायरेक्ट, इसमें डायरेक्ट एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है और ये कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, देखो यहाँ पर एटीपीएस पंप, इसमें सोडियम पंप किया जाता है एंड पोटेशियम को पंप किया जाता है इन नर्व्स इम्पल्स में। व्यूअर्स, आपने क्लास 12 में पढ़ा है कि एक होता है पोलराइजेशन, दूसरा होता है डीपोलराइजेशन, जिसमें क्या होता है जो सोडियम होता है ये आउट चले जाते हैं और जो पोटेशियम होते हैं ये इन आते हैं इनसाइड द नर्व इम्पल्स में और इसके अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट परफॉर्म किया जाता है और एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। सेकेंडरी इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट में इसमें भी इनडायरेक्टली एनर्जी यूज़ की जाती है। कैरियर मीडिएटेड, जिसमें लो कंसंट्रेशन तो हाई कंसंट्रेशन एनर्जी का इस्तेमाल होगा।
और इसके अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस और दूसरा प्रोसेस होता है एक्सोसाइटोसिस। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, जिसमें एनर्जी का यूटिलाइजेशन होगा और इसमें भी एनर्जी का यूटिलाइजेशन होगा। लेकिन एंडोसाइटोसिस का मतलब ये होता है, अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मटेरियल है और ये मटेरियल इनसाइड आता है सेल के अंदर, तो ये प्रोसेस कहता है एंडोसाइटोसिस। और इसके दरमियान क्या बनता है, एक इमेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल कुछ इस सेल मेम्ब्रेन कुछ इस तरीके से बन जाएगा, इसमें ये गिरू बन जाएगी, ठीक है, जिसे हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। इसमें भी एक्सेप्शन है, अगर हमारे पास मटेरियल सॉलिड फॉर्म में होगा तो ये कहलाता है फेगोसाइटोसिस, ठीक है, ये सॉलिड, ठीक है। अगर हमारे पास कोई भी मटेरियल लिक्विड फॉर्म में होगा और वो इनसाइड होगा सेल के अंदर, तो ये ये कहलाता है पाइनाकोसाइटोसिस इन द लिक्विड फॉर्म, ठीक है व्यूअर्स। अब बात करते हैं एक्सोसाइटोसिस की। ऑलवेज सीक्रेशन, इसमें क्या होता है, हमेशा सेल सीक्रेट करता रहता है, क्योंकि अंदर से मटेरियल को जाना होता है बाहर की साइड। पेनक्रियाटिक जूस आर अल्सो एक्सोसाइटिस, जो पेनक्रियाटिक जूस है ये एक्सोसाइटोसिस कहलाता है। और गोल्जी एपेटस जो आर्गेनल है सेल का, ये सेलुलर सीक्रेशन में इसका रोल होता है। ज़्यादातर गोल्जी एपेटस के अंदर एक्सोसाइटोसिस होता रहता है। ओके व्यूअर्स, तो वाइंड अप करते हैं आज का हमारा लेक्चर को। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें और आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।